नमस्कार। मैं अमरजीत सिंह। इससे पहले भी आपसे कई बार मुलाकात हो चुकी है राष्ट्रीय खबर चैनल के लिए। आज मैं आपके सामने दो खबरें ऐसी लेकर के आया हूं जिसके बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं, और एक नई खबर है जिसके बारे में हो सकता है अभी आप ना जानते हो। दिल्ली में जो चल रहा है जंतर मंतर पे, वो किसी से छुपा नहीं है। बच्चे जो वहां पे शामिल हैं वो हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं। उनके साथ जिस तरीके से पेश आया जा रहा है, दिल्ली पुलिस खास करके जैसे डंडे बरसा रही है और कीलें ठोक ठोक करके लाठियों में वो लाठियां उनको मारी जा रही हैं, इससे एक बार तो रूह कांप उठती है। हमारा सवाल तो सिर्फ इतना है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसके बारे में सुनवाई कौन करेगा? अगर हम किसी के जाकर अपना दुखड़ा रोएं तो कौन है वो शख्स जिसके सामने बताया जाए और जिससे उम्मीद की जाए कि वो कोई ऐसा एक्शन लेगा जिससे दिल्ली पुलिस को बहुत बड़ा सबक मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। आपके सामने ही हुआ है कि छात्रों की ओर से जब कुछ वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के सामने जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमारी बात सुनिए, और हमारी बात सुनने के लिए हमारी ये जो अर्जी जो है इसे अर्जेंटली प्रायोरिटी के तौर पर इसको एनलिस्ट कर लीजिए ताकि हम अपनी पूरी बात आपके सामने रख सके। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उन्हें कहा गया कि जो वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो हमारे पास भी हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको देखिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देखेंगे। आखिर में उन्हें ये कह दिया गया कि आप ना तो अपना समय बर्बाद करें और ना ही हमारा। जब उनको बताने की कोशिश की गई कि ये सब जो है ये इतना खतरनाक चल रहा है कि अगर आज इसके लिए कुछ नहीं किया जाता तो स्टूडेंट्स हैं वो कब तक ऐसा सहन करेंगे। तो खैर उनकी बात तो पूरी सुनी ही नहीं गई, बीच में टोक दी गई। ये तो थी एक बात। एक दूसरी बड़ी बात ये है कि किसी एक वकील ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर कहा कि 20 तारीख को जो कुछ हुआ है वो सामान्य बात नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग हुई है, खास करके विदेशों से। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस अर्जी को प्रायोरिटी बेस पे, ठीक वैसे ही उसने कहा कि इसे बहुत जल्दी से सुनवाई के लिए इसको एनलिस्ट किया कर लिया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने उनको अनुमति दे दी। और हुआ क्या कि अब वो शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हैं। यानी आते हैं फिर से उस बात पे, जो इतनी बड़ी घटना घटी उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। और जो घटना घटी है उसके पीछे एक, सच पूछो तो उसका कारण का कोई ऐसा बड़ा कोई किसी को ज्ञान भी नहीं है कि क्या वाकई उनको फंडिंग हुई है या नहीं हुई, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए जज साहब ने हामी भर दी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज से पहले कभी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना था? या कौन लोग हैं वो जो कभी ये जो है अभिजीत दीप के नाम का एक व्यक्ति है उसको कितने लोग जानते थे? 16 मई से पहले तो कोई नहीं जानता था। हम भी नहीं जानते, हम तो खुले मन से तस्लीम करते हैं कि ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं था। इसको जन्म किसने दिया आखिर? इस व्यक्ति को, अभिजीत दीप के, और इस पार्टी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म किसने दिया? माफ करना जज साहब, इसको जन्म जो है सूर्यकांत जी, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम तो सिर्फ आपसे ऐसे ही संबोधित हो सकते हैं कि माफ करना, इसको जन्म आप ही ने दिया। आपको ज्ञात होगा कि आपने बेरोजगार युवाओं को ना सिर्फ कॉकरोच कहा बल्कि दूसरे का खून पीने वाला यानी पैरासाइट भी बताया। कहाँ जाएंगे ये बच्चे? हो सकता है इनमें आपके बच्चे ना हों क्योंकि आप बहुत बड़े ओहदे पे हैं, आपके बच्चे अगर पढ़ भी रहे होंगे तो हो सकता है वो सेटल भी हो चुके हों या विदेशों में बैठे हों, लेकिन ये भी किसी की औलाद हैं। जरा सोचिए, इन्हीं के वोट के बल पे सरकार बनी है।
दूसरों के पे नहीं। हो सकता है आपके बच्चों ने तो कभी वोट भी ना दिया हो, मुझे तो यकीन है कि आपने भी कभी नहीं दिया होगा वोट। तो सरकार बनाने वाले ये हैं, अब डंडे खाने के लिए भी यही तैयार हो गए हैं। ये एक अजीब बात है कि जब से इस पार्टी का गठन हुआ है, तो उसके बाद जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ इसी खतरे के तहत हो रहा है कि बच्चे अपने मन की बात कहना चाहते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन वो खुलेआम कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी करते हैं ना मन की बात, अब बच्चे अपने मन की बात कहने आए तो उन पे डंडे बरसा दिए। ये ये कहाँ का न्याय है? नहीं, ये अन्याय नहीं है। एक तो युवक जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और ऊपर से आप उनको कभी कॉकरोच बताते हैं, कभी पैरासाइट बताते हैं, यानी नर पिशाच बताते हैं, तो ये क्या बात हुई? क्यों नहीं इन चीजों पे आप खुद ही कंट्रोल लगाते? दूसरों को क्या जरूरत है ये बात आपके सामने बोलने की कि ये आपने कहा? क्या मांग रहे हैं वो? उनको पता है कि नीट के पेपर लीक होते हैं तो कितने बच्चों का नुकसान होता है। कुछ बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते हैं। इन आत्महत्याओं के लिए जो है जिम्मेवार कौन होता है? आपको याद है एक बार रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र में, लाल बहादुर शास्त्री जी। एक रेल का एक्सीडेंट हो गया था। वो रेलवे का एक्सीडेंट होने के बाद शास्त्री जी ने घोषणा कर दी कि इस रेल की पटरी के लिए और रेल की सेफ्टी के लिए मैं जिम्मेवार हूं। जब एक्सीडेंट हो गया तो मुझे यहाँ पर मंत्री बनने रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था बिना किसी के मांगे। क्या जो ये जो ऐसे उदाहरण हमने अपने पिछले नेताओं से सुने थे, सीखे थे, क्या उनको एकदम भुला दिया जाएगा? अगर गलती हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दो, तो थोड़ी देर के लिए ये किया जा सकता था। बाद में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता था, उनको फिर से यही दे देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा होता आया है, लेकिन अब नहीं हुआ। आपको पता होगा कि एक किसी सोशल मीडिया पे किसी अपनी पार्टी का एक सदस्य जोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 16 मई को जो अभिजीत दीपी के है, उसके आह्वान पर एक ही रात में लाखों स्टूडेंट उसके जो है वो उसकी बातचीत के कायल हो गए और उसके साथ जुड़ गए। ये क्यों हुआ? इसके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। ये हुआ सिर्फ इसलिए है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को, आप जो निरंतर बातें करते चले जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे वो गृह मंत्री हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन पर सभी पर स्टूडेंट्स को कहीं कोई विश्वास नहीं रहा। और उनका ये जो है, यही बात जो है जब खुलकर आगे आई तो वो एकजुट हो गए। अब आपको चिंता सिर्फ ये है कि ये एकजुट कैसे हो गए? एकजुट जो हुए हैं वो सभी का दर्द जो है ना वो साझा होता है। इन स्टूडेंट्स का जो दर्द है ना वो साझा है। उनको पता है कि अगर एक बेरोजगार है तो कितनी विडंबनाएं उसके सामने हैं, कितना दुख दर्द वो झेल रहा है। घर वालों की बातें भी सुन रहा है कि पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हो, और ऊपर से नौकरी तो है ही नहीं, खैर नहीं मिल रही है। तो कम से कम उनके दर्द पे, उनके जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, ना कि डंडे मारने थे। कितने डंडे मारे गए हैं आप सोच नहीं सकते। कहीं कोई चैनल खोल लो, इवन विदेशों के किसी चैनल पे आप चले जाइए, वही दिखाया जा रहा है। और इसमें भी सबसे गंदी बात ये कि जवान लड़कियों को जहां तहां हाथ मार करके इन दिल्ली पुलिस वालों ने शर्मसार कर दिया है इंसानियत को। ऊपर से दांत निकाल रहे थे वो। कौन एक्शन लेगा उनके खिलाफ? आप नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे तो फिर ये स्टूडेंट्स ही लेंगे एक्शन, और कौन लेगा? क्योंकि ये चीज सदा कायम नहीं रह सकती। लड़कियों की इतनी बेइज्जती हुई है, मैंने तो एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों जो है वीडियोस देख डाली हैं, तब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे भी कुछ बात करनी ही चाहिए। देखिए, पूरी जो है बात जो है वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे 20 जुलाई को पुलिस ने सभी लड़के लड़कियों को बेरहमी से पीटा। वो भी सीजेपी के आह्वान पर, वो चलो संसद जो है उसके बैनर तले वो लोग है आगे बढ़ रहे थे।
तो जो वकील जो हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से 22 जुलाई को मिलने गए थे। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर लीक मामले की जांच और नेशनल जांच एजेंसी को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये तो कोई गलत मांग नहीं है। अब जो एनटीए जो है, नेशनल जो जांच एजेंसी जो है, वो अगर वो अपना काम ठीक नहीं कर रही तो उसकी जरूरत भी क्या है? पेपर लीक होते हैं तो उसी के जरिए होने लग गए हैं, जबकि उसका काम उस पर कंट्रोल करना है। जब वकील पेश होते हैं तो सब ने वकील से कह दिया कि हमारा और अपना समय बर्बाद मत करो। वकील ने तर्क दिया, लेकिन कोर्ट को मनाने की कोशिश की कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लाखों स्टूडेंट्स जो हैं प्रभावित हुए हैं, लाखों। और ये जो मुद्दे हैं जिसमें पहले जिक्र हुआ है कि नीट परीक्षा का मामला है या एनटी में सुधार की मांग है, इसकी बात तो सुनी ही जानी चाहिए। फिर वकील ने कहा कि हमारे पास वो वीडियोस हैं, हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि देखिए कि कैसे निहत्थे स्टूडेंट्स पर पुलिस वालों ने कहर बरपाया है, विशेषकर लड़कियों पे। और वीडियो पेशकश करने की जब उन्होंने बात की तो सीजीआई साहब ने सबमिशन पर विचार करने से इनकार कर दिया। अब इसमें इसमें पूरी बेंच थी, कोई अकेले नहीं थे चीफ जस्टिस साहब। तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि इसकी अर्जेंट लिस्टिंग कर दी जाए, यानी हमारी बात की जल्द से जल्द सुनवाई कर ली जाए, हमारी अपील की। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे चीफ जस्टिस इतनी बात कर रहे हैं और इतना बड़ा धोखा हुआ स्टूडेंट्स के साथ, इतनी मारपीट कर दी गई, लहूलुहान हो गया वहां पर। लेकिन फिर भी इनके पास वीडियो देखने का मौका नहीं, माफ करना, समय नहीं है। तो क्या ये कभी इस तरीके से बाहर कहीं नहीं जाते होंगे माननीय महोदय? जरूर जाते होंगे, सभी जगह जहां जरूरत होती है। शादी में भी जाते होंगे, मंदिरों में भी जाते होंगे। ये भी तो उससे बड़ा काम था। अब देखिए, जहां जो मैंने आरंभ में बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट का यह इनकार जो है ना, वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय द्वारा पुलिस कार्रवाई से संबंधित एक याचिका पर अर्जी सुनवाई के दौरान इनकार करने के एक दिन बाद आया है। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो फैसला है, चीफ जस्टिस को अर्जेंट सर्कुलेशन देने के लिए चीफ जस्टिस ने अपने मामले में अर्जेंट सर्कुलेशन देने से इनकार करते हुए ये कह दिया था कि कोर्ट को इसमें मत घसीटो। लेकिन आज दिल्ली, ये आज की बात है, आज दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में आज जो है एक मामला जो सुनवाई के लिए आया और कहा यह गया कि जो 20 तारीख को संसद चलो नाम का ये जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसमें स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा गुंडागर्दी की है, उसके लिए कहते हैं ये वकील साहब, ये कहते हैं कि इसके लिए पैसा विदेशों से आ रहा है, फंडिंग विदेशों से हुई है और इसकी जांच जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। अब देखिए, संसद चलो पे तो जो है जांच जो है एनआईए करेगा, लेकिन जो इतनी मारपीट हुई है उसके लिए समय नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट की जो बेंच है उसमें चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया हैं। सतीश कुमार अग्रवाल ये जो हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अपील इन्होंने की है, इन्होंने ये कहा है कि ये जांच जरूर होनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर इतने स्टूडेंट्स एकदम कैसे इकट्ठे हो गए। और उन्होंने ये कहा कि एनआईए बस सिर्फ इतनी सी बात की जांच कर दे कि इसके पीछे कौन सी शक्ति है, यानी स्टूडेंट्स की जो ये एजिटेशन है इसके पीछे कौन सी तक शक्ति है और और इस सारे प्रदर्शन को फंडिंग कहां कहां से हुई है। अब उपाध्याय जी जो हैं उन्होंने
सीधा कह दिया कि ठीक है, बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको अर्जेंट लिस्टिंग कर लो इसकी, और इसकी शुक्रवार को सुनवाई कर लो। यानी जो आज एप्लीकेशन दी जाती है उसकी कल को सुनवाई होगी। पता नहीं ये लोग क्या क्या जो है वहां पर किसी किस्म के जो सबूत पेश करके उन बच्चों को जो है वो कब, वैसे कह तो अभी रहे हैं, पता नहीं कब उनको आतंकवादी जो है सिद्ध कर दें, और ना जाने किस किस के खिलाफ कौन कौन सा कानून जो है वो लगा करके, मतलब उन पे सभी पे मुकदमा कर दिया जाए। ये मामला बहुत दूर चला जाएगा। इन बच्चों की जिंदगी जो है खतरे में है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं माननीय चीफ जस्टिस महोदय सूर्यकांत जी, आप इस तरफ ध्यान दीजिए। मान लिया कि एक बार गलती हो गई, आपने सुनने से इनकार किया, आपने वीडियो देखने से इनकार किया, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो उनकी वो बात सुनने को तैयार हो गए हैं जो कि सिर्फ एक काल्पनिक है कि इनको फंडिंग हुई है, विदेशियों से हुई है। अजीब बात है। हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हमने मैं क्योंकि पंजाब से हूं, मैंने पंजाब में काला दौर जो है वो देखा है। बहुत कुछ देखा है मैंने, मेरी इन आंखों ने देखा है, मैं चश्मदीद गवाह भी रहा हूँ बहुत सी ऐसी घटनाओं का, जहां मैंने देखा तो कि पहले पुलिस बर्बरता करती थी, पुलिस मारती थी, बाद में पुलिस के रूप में जो है वो आकर के वो दूसरी पार्टियां मारने लग गई। पहले पुलिस लूटती थी, फिर दूसरी पार्टियों ने, जिनको खड़कू भी कहते थे, उनका नाम लगता था कि उन्होंने लूटा है। अब पता नहीं ये सच्चाई भी इसलिए बाहर नहीं आई है क्योंकि जिस तरीके से उस सब का अंत किया गया, उसका अंत करने से पहले उनके सबूत मिटाए गए। आपने शायद सुना होगा पिछले दिनों जो सतलुज फिल्म आई है, उसमें जो है जो दिखाया गया है, जसवंत खालड़ा ने जिस तरीके से कुछ लोगों के नाम बताए हैं, वो नाम जो है वो शमशान घाट में रजिस्टर पर तो थे, लेकिन उनकी लाशों को लावारिस कह करके जलाया गया, सबूत खत्म। ना जाने इस मामले का भी क्या होगा। इसलिए आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, बेनती है, विनती है मेरी कि आप गौर कीजिए और इस मामले को आप अपनी नजरसानी में हल करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।